हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो दोस्तों, 2 या 3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए रेगुलर वीडियो नहीं आ रहे थे। अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। अब मैं रेगुलरली आपको एमसीक्यू के वीडियो और करंट अफेयर एडिशनल टॉपिक भी साथ साथ में कराते रहूंगा। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज बताऊंगा मैं, पॉक्सको एक्ट क्या है ये, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और इसमें सेक्शन एक 15 है, वो क्या कहता है, और मद्रास हाईकोर्ट का जो डिसीजन था उसको क्वेश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्लियर। देन आफ्टर बताऊंगा समिट फॉर फ्यूचर। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएसए गए हुए हैं और यूएसए में सबसे पहले इन्होंने क्वाड मीटिंग अटेंड करी। देन आफ्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है, इसको अटेंड किया। क्लियर। देन आफ्टर समिट फॉर फ्यूचर क्या क्या डिस्कस किया गया और मोदी साहब ने क्या एश्योरेंस दिया है इस मीटिंग में, क्या बोला है। क्लियर। देन आफ्टर मोदी मीट विथ पैलेस्टीन पीएम। देखो, मोहम्मद अब्बास जो कि पैलेस्टीन पीएम है, उनसे मुलाकात करी मोदी साहब ने और इनको क्या एश्योरेंस दिया, क्या बोला और इनको हिम्मत क्या दी। क्योंकि आप जानते हो कि इसराइल और गाजा का वार चल रहा है, हमास वार चल रहा है और पैलेस्टीन को हिम्मत देना जरूरी है। तो मोदी साहब, आप जानते हो कि हमारी इंडिया इंटरनेशनली इतनी वैल्यू है कि अगर उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कोई भी रिजोल्यूशन नहीं हो सकता। क्लियर। देन आफ्टर सस्टेनेबल हाईवे, जैसे कि मैंने बताया था आपको, सस्टेनेबल हाईवे क्या है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी एक गाइडलाइन निकाली है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट की बड़ी दिक्कत है। सॉलिड वेस्ट को हम रीयूज, रिफॉर्म या फिर उसका रीयूज कर सके, इसलिए हाईवे ने अभी गाइडलाइन निकाली है कि जो सॉलिड वेस्ट है इसका हम हाईवे में यूज करेंगे, हाईवे बनाने में। क्लियर। तो हम डिटेल में जानेंगे इसमें। और देन आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ है एक साल के अंदर, जो कि एनुअल सर्वे आया है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसने क्या बोला है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ है या फिर बढ़ा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देन आफ्टर CSIRT पावर फैसिलिटी, ये फैसिलिटी स्टार्ट करी है मनोहर लाल खट्टर, मिनिस्टर ऑफ पावर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर सिक्योरिटी वी कैन से इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम पावर। क्लियर। ये क्या है, इससे क्या होगा, तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है पॉस्को एक्ट। क्या है पॉस्को, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। क्लियर। 2012 में एक पॉक्सको एक्ट आया था, उनको बचाने के लिए बच्चों को, चाइल्ड बिलो 18 ईयर फ्रॉम सेक्सुअल कंडक्ट और सेक्सुअल एक्टिविटी से बचाने के लिए और सजा देने के लिए उन लोगों को जो कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हैं और सेक्सुअली कंडक्ट करते हैं, उनको सजा देने के लिए ये एक्ट आया था। क्लियर। अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। क्या क्लियर, एक चेंजेस आए हैं। क्या है कि इसमें एक सेक्शन है, मैं बता देता हूं थोड़ा आपको। सेक्शन 15, सेक्शन 15 ये क्या कहता है, ये कहता है ऑफेंस for those who we can say possession or storing pornography of child for transmit इट। क्लियर। क्या है इसका, इसमें सेक्शन बोला है कि अगर कोई भी पर्सन वो अगर पोर्नोग्राफी ऑफ द चाइल्ड की रखता है अपने मोबाइल में फॉर ट्रांसमिट और फॉर शेयरिंग, तो वो ऑफेंस कहलाएगा। क्लियर, ऑफेंस कहलाएगा। अब इसमें कंट्रोवर्सी कब आ गई, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट में क्या हुआ
कि एक केस आया मद्रास हाई कोर्ट में, एक केस आया। उस केस में क्या था कि एक पर्सन के पास एक पोर्नोग्राफी थी चाइल्ड की, उसके मोबाइल में स्टोर थी या फिर कोई डिवाइस में स्टोर थी, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्योंकि उसने शेयर नहीं करा था, ट्रांसमिट नहीं किया था, उसको ऑफेंस नहीं माना गया। तो मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी पर्सन व्यू करता है या फिर अपने मोबाइल में स्टोर रखता है पर ट्रांसमिट नहीं करता है, सेंड नहीं करता है, किसी को फॉरवर्ड नहीं करता है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला। क्लियर? इसी बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक एनजीओ गई सुप्रीम कोर्ट में और बोला गया कि ऐसा पॉसिबल है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास के हाई कोर्ट को ओवर रूल कर दिया। क्या कर दिया? मद्रास के हाई कोर्ट का डिसीजन को ओवर रूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। और क्या बोल दिया कि जो सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 है, इसमें यह भी कवर करा जाएगा कि अगर किसी पर्सन के पास एक पोर्नोग्राफी ऑफ चाइल्ड और पोर्नोग्राफी है चाइल्ड की, तो वो अगर स्टोर भी है, इवन ही इज नॉट ट्रांसमिटिंग और शेयरिंग दिस पर्टिकुलर फाइल, तो अभी वो ऑफेंस कहलाएगा। क्लियर? तो क्या है इसका? अ पर्सन commit offense if he or she store pornography or view without शेयरिंग इट। क्या है कि पर्सन ने ऑफेंस कमिट कर दिया अगर वो किसी भी पोर्नोग्राफी या पोर्नोग्राफी के वीडियो को अपने मोबाइल में स्टोर करके रखा है विदाउट शेयरिंग और ट्रांसफर टू इट योर एनीबडी। क्लियर? तो अभी वो ऑफेंस कहलाएगा, तो अभी वो ऑफेंस कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ए और बी पर्सन है, ए और बी पर्सन है। अब ए पर्सन को कोई फाइल आई, कोई लिंक आई पोर्नोग्राफी की ऑफ द चाइल्ड, बी ने भेजी उसको, बी ने उसको ए को भेजी। ए ने क्या किया? उस लिंक को ओपन किया, देन आफ्टर उसको डिलीट कर दिया, देखकर डिलीट कर दिया, पर वो भी ऑफेंस कहलाएगा। क्यों ऑफेंस कहलाएगा? जब तक वो इन्फॉर्म नहीं करेगा, किसका? कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेगा कि बी ने मेरे को ऐसी गंदी फाइल भेजी है, पोर्नोग्राफी ऑफ द चाइल्ड भेजी है, तो ए भी इसके लिए कल्प्रेट होगा। अगर वो इन्फॉर्म करता है पुलिस को, तो वो बच जाएगा कि मेरे को गलत फाइल भेजी जा रही है इस बी के पर्सन की तरफ से। आप देखिए, क्लियर? आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर उसे इन्फॉर्म करना, उसका क्राइम क्या है कि उसने इन्फॉर्म नहीं करा है कि बी ने उसको पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी फाइल भेजी है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि ऑफेंस कमिट तब भी होगा जब आप अपनी कोई भी पोर्नोग्राफी या चाइल्ड की पोर्नोग्राफी अपने मोबाइल में स्टोर करके रखते हैं किसी भी विदाउट शेयरिंग, बिना शेयर और ट्रांसफर करे भी अगर आपके मोबाइल किसी भी डिवाइस में स्टोर है या फिर देख रहे हो, तो वो भी ऑफेंस कहलाएगा अंडर पॉस्को एक्ट। क्लियर? तो सेक्शन 15 को चेंज किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ यही लिखा है कि अगर कोई पर्सन स्टोर रखता है किसी भी पोर्नोग्राफी या पोर्नोग्राफी ऑफ द चाइल्ड फॉर शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग इट, मतलब किस पर्पस के लिए? शेयरिंग और ट्रांसमिटिंग पर्पस के लिए, और ट्रांसफर करता है, तभी वो पॉस्को एक्ट के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो ट्रांसमिट नहीं करता है, शेयरिंग नहीं करता है, तो अभी वो ऑफेंस कहलाएगा अगर वो मोबाइल में स्टोर करके रखता है। क्लियर? या फिर डिवाइस में स्टोर करके रखता है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे। आप इजीली मेंशन करके आया ना पॉस्को एक्ट के अंदर ये सेक्शन। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है यूएन समिट। देखो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, और मीटिंग क्या है? समिट फॉर फ्यूचर, समिट फॉर फ्यूचर। और मैंने आपको इसका थीम भी बताई थी, आप थीम एक बार याद रखना।
2 दिन से बता रहा हूं, मल्टी लैटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो, फॉर बेटर टुमारो, मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। अब इस मीटिंग को मोदी साहब ने रिप्रेजेंट किया। क्या किया? मोदी साहब जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया। अब क्या बोला इन्होंने? तो देखो दोस्तों, आप जानते हो कि इंडिया हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर बनना चाहती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर बनना चाहती है। किसकी? परमानेंट मेंबर बनना चाहती है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं। जैसे मैं बताता हूं, यूएसए, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस, ये 5 मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर। क्लियर? बट इंडिया चाहती है कि मैं भी इसका परमानेंट मेंबर बन जाऊं, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू मेरी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और बनना भी चाहिए। इंडिया की ग्लोबल वैल्यू देख रहे हो आप कि मतलब कुछ समय बाद वो अपनी थर्ड इकोनॉमी बन जाएगी। एज पर दी S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने बोला है कि 2031 तक इंडिया की इकोनॉमी हो जाएगी $7 ट्रिलियन। कितनी हो जाएगी? $7 ट्रिलियन। और ये इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की। क्या बन जाएगी? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो इंडिया का जरूरी है कि वो परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब इंडिया इस चीज को डायरेक्ट नहीं बोल सकती, वो हंगरी नहीं है, चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकती कि मुझे परमानेंट मेंबर बना दो यूएनएससी का। अब वो किस तरीके से बोलती है मैं बताता हूं आपको, ठीक है? ये बोलती है इंडिया कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म। क्या बोलती है? उसका टॉपिक ये है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म होना चाहिए। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मीन जितने भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड के हैवी इंस्टीट्यूशन है जैसे यूनाइटेड नेशन, इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। और रिफॉर्म होने के साथ कुछ कंट्री को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। दूसरी बात क्या बोली? कि वर्ल्ड में एंश्योर करना चाहिए, एंश्योर पीस, देन आफ्टर इंटीग्रिटी, sovereignty, सॉरी, ऑफ कंट्री। क्लियर? क्लियर? एंश्योर पीस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, सॉवरेनिटी होना चाहिए। क्लियर? कंट्रियों के बीच में, कंट्रियों के पास, जो भी इंडिपेंडेंट कंट्री है उनके पास खुद की पावर होना चाहिए कि वो अपने खुद के डिसीजन ले सके। ये सारे पॉइंट मोदी साहब ने बोले यूनाइटेड नेशन में, ये सारे पॉइंट बोले। सबसे मेन पॉइंट था कि हमारी इंडिया जब भी यूनाइटेड नेशन में जाती है, जब भी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है, जैसे कि न्यूयॉर्क में मीटिंग चल रही है इसकी, न्यूयॉर्क में, तो हमारी इंडिया हमेशा एक बात याद रखती है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म होना चाहिए। मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को जगह मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को जगह देना चाहिए, जिससे कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए और ग्लोबल जितने भी इशू हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सके। क्लियर? इतना डिस्कस किया गया यूनाइटेड नेशन में, जनरल असेंबली में मोदी साहब ने ये रिप्रेजेंट किया और 2-3 पॉइंट रखे। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट उस पर। अब मोदी साहब की मीटिंग हुई, पैलेस्टाइन पीएम जो मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद अब्बास जी से मुलाकात हुई। अब क्या बोला गया? तो देखो, इसका आंसर तो आप भी दे दोगे, मोहम्मद अब्बास से क्या बोला जाएगा। जैसे आप जानते हो कि अभी इसराइल एंड गाजा हमास का वार चल रहा है। क्लियर? इसराइल और पैलेस्टाइन का वार चल रहा है। जैसे आप जानते हो कि इसराइल कभी अटैक करती है, कभी पैलेस्टाइन अटैक करती है। अब क्या है दोस्तों कि जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आप जानते हो कि सारी कंट्रियां जाती हैं और हर कंट्री से इंडिया से मुलाकात करते हैं लोग बाग। इंडिया की ग्लोबली इतनी वैल्यू है, उनसे मिलना जरूरी है। ठीक है? अब क्या हुआ दोस्तों कि ये मोहम्मद अब्बास मिले
और मोहम्मद अज्जाज साहब रोने लगे मोदी के सामने। ये मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक में रोना ऐसे रियलिटी में नहीं है। ये रोने लगे कि प्लीज़ इसराइल आपका बहुत अच्छा दोस्त है, इसराइल को कन्विंस करिए कि वो लड़ाई को बंद करे, सीज फायर कर दे और पीस रहे, इंटीग्रिटी रहे और अपने अपने देशों में बिजी रहे, इंटरनल इशू में बिजी रहे। इतना बोला। पर मोदी साहब ने इनको एश्योरेंस दिया कि मैं, आप बेफिक्र रहिए, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करेंगे हम आपकी, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करेंगे आपकी और आपको वी कैन से इंश्योर करेंगे कि आपके यहां पर पीस रहे, नो कैजुअलिटी। क्लियर? पीस रहने का एश्योरेंस दिया किसको? मोहम्मद अब्बास जी को। और मैं आपको सिर्फ ओनली ये बताने का मोटिव यही था कि मोहम्मद अब्बास साहब जो कि पैलेस्टीन पीएम हैं, ये मुलाकात करी हमारे मोदी साहब से और मोदी साहब क्या हुआ कि मोदी साहब ने इनको एश्योरेंस दिया। तो आप समझ रहे होंगे कि पैलेस्टीन के पीएम मोहम्मद अब्बास इंडिया की वैल्यू को समझते हैं कि इंडिया की वैल्यू क्या है। तो आपको मैं फिर से बताता हूं कि जैसे हमारे इंडिया की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, ऐसे ही पैलेस्टीन के पीएम है मोहम्मद अब्बास, ये यूनाइटेड नेशन, ऑन द साइडलाइन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये मुलाकात करी मोदी साहब से और मोदी साहब के सामने बोलने लगे कि हमारी कंट्री में पीस होना चाहिए, हम बड़े परेशान हो गए इसराइल से वार कर करके। तो मोदी साहब ने विश्वास दिया, एश्योरेंस दिया कि आप बेफिक्र रहिए, मैं, इसराइल मेरा अच्छा दोस्त है, मैं डिस्कस करूंगा, पीस रहे वहाँ पर और लड़ाई ना हो। और दूसरी बात, आपको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी देंगे हम, इंडिया आपको ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देगी। क्लियर? समझ गए? चलते हैं अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है मोदी मीट विथ सीईओ ऑफ यूएसए कंपनी। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको मोदी साहब का पूरा शेड्यूल बताया था। मैंने थर्ड शेड्यूल बताया था कि जैसे ही मोदी साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिप्रेजेंट कर लेंगे, उसके बाद वो न्यूयॉर्क में इंडियन कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। क्या करेंगे? इंडियनों से, जो इंडियन कम्युनिटी रह रही है न्यूयॉर्क में, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद सीधे यूएसए में जितनी भी यूएसए बेस्ड कंपनी है उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे। अब ये मुलाकात क्यों करेंगे? तो आप जानते हो कि इंडिया इज मोर हंगरी फॉर सेमीकंडक्टर। किस लिए? सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया बहुत हंगरी है। क्लियर? अब इनसे मुलाकात करी और बोला गया, एश्योरेंस दिया मोदी साहब ने कि मेरे थर्ड टर्म में आप बेफिक्र रहिए, 2029 तक मैं इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन जाएगी। तो ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के कारण जो कि यूएसए बेस्ड कंपनियां हैं, यूएसए बेस्ड कंपनियां, उनको बेनिफिट दिया जाएगा। इसका बेनिफिट मिलेगा, वो इन्वेस्टमेंट करें ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड सेमीकंडक्टर। क्लियर? इस पर डिस्कस करें। क्लियर? और दूसरी बात, इंडिया ने यह भी बोला कि जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया और यूएसए की कंप्रेहेंसिव पार्टनरशिप है। क्या है? इंडिया यूएसए कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इसमें इंडिया ने एक डिसीजन लिया है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी।
ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर, ये डिस्कस किया गया और बोला गया कि जितनी भी यूएसए कंपनियां हैं वो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करें इंडिया के साथ। इंडिया पावर हाउस, सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनना चाहता है। इंडिया सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनना चाहता है। और मैंने आपको बताया था पावर हाउस से जो मोदी साहब हमारे जब सिंगापुर गए थे तो सिंगापुर में एक सेमीकंडक्टर की डील साइन करके आए थे। और मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में और गुजरात में भी एक सेमीकंडक्टर का प्लांट सेटअप होने जा रहा है। गुजरात में सेटअप हो चुका है, महाराष्ट्र में अदानी और इसराइल की कंपनी है वो सेटअप करेगी। क्लियर, तो आप समझ रहे होंगे इस बात को कि इंडिया सेमीकंडक्टर हब बनना चाह रहा है। क्यों चाह रहा है? क्योंकि आप जानते हो कि ज़्यादातर सेमीकंडक्टर हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए और जापान। यहाँ से हम सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं। कभी कभी आप जानते हो कि जो साउथ चाइना सी है जो कि 55% ऑफ द इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड पास करती है, कभी कभी वहाँ डिस्प्यूट हो जाता है और इस कारणवश हमको सेमीकंडक्टर नहीं मिल पाता, हमको लॉस होता है, वीकेंड से टेक्नोलॉजी का लॉस होता है और उसकी प्राइस दिन पर दिन बढ़ती जाती है। तो इंडिया सोच रही है क्यों ना हम खुद ही सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बन जाए। क्यों बन जाए? पावर हाउस बन जाए मींस हब बन जाए सेमीकंडक्टर का। तो इंडिया इसके लिए कई सारे प्रयास कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिशन सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी आई थी और इसी के साथ देखो दोस्तों, मैंने आपको यही बताया था एक बार, बायो ई3 क्या है ये बायो ई3 पॉलिसी बताई थी मैंने आपको। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बायो का है बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड देन आफ्टर इकोनॉमी के बाद अपना एम्प्लॉयमेंट। क्या है दोस्तों? एम्प्लॉयमेंट। ये पॉलिसी आई थी और इस पॉलिसी का मेन मोटिव था कि इंडिया को बायोटेक्नोलॉजी हब बनाना, बायोटेक्नोलॉजी का हब बनाना। और इसके लिए भी इंडिया ने यूएसए कंपनी से अप्रोच किया कि आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करिए इवन एज वेल एज इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारी खुद की पॉलिसी है बायो ई3 जिसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट। ये बायो ई3 का मेन मोटिव है पॉलिसी का कि इंडिया को बायोटेक्नोलॉजी का हब बनाना। क्लियर, तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि मोदी साहब की जो मीटिंग हुई है विद यूएस बेस्ड कंपनी सीईओ के साथ, उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया गया। क्लियर, किस किस पर इंडिया चाहती है कि ये कंपनियां हैं, ये जैसे 15 बेस जो बिग कंपनियां हैं, 15 फर्म, उनके साथ मीटिंग हुई इंडिया की। जो 15 फर्म है बड़ी बड़ी, उनके साथ मीटिंग हुई, जैसे गूगल हो गया, सुंदर पिचाई हो गए, क्लियर, जैसे एडोप हो गया, कई सारी कंपनियां, इंटेल हो गया, कई सारी कंपनियां हैं जो डिस्कस किया गया। क्लियर, चलते अपन नेक्स्ट उस पर। सस्टेनेबल हाईवे। देखो दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे इंडिया में सॉलिड वेस्ट की बड़ी दिक्कत है। सॉलिड वेस्ट हर साल कितना सॉलिड वेस्ट निकलता है और इसको रिड्यूस, रिफॉर्म या रिड्यूस ये करना पॉसिबल बड़ा डिफिकल्ट हो गया है। क्लियर, कर रही है तो अभी इंडिया, और इसके लिए क्या करती है इंडिया? एक डम बनाती है। वीकेंड से आपने देखे होंगे बड़े बड़े डंप बनते हैं और यहां पर सॉलिड वेस्ट को डंप कर दिया जाता है। क्या कर दिया है? लैंडफिल कर दिया जाता है, लैंडफिल। क्लियर, अब दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि कब तक लैंडफिल करी जाएगी। अब इससे तो क्या होगा कि लैंडफिल भी हो जाएगी, फिर जगह कहाँ ढूंढी जाएगी। और वैसे ही आप जानते हो कि पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है और लैंडों को कहाँ पर ढूंढा जाएगा, नई गड्ढे कहाँ करे जाएंगे, डंप कहाँ करा जाएगा। तो इसके लिए नेशनल वी कैन से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वी कैन से ट्रांसपोर्ट एंड
नितिन गडकरी साहब नितिन गडकरी क्या है, नितिन गडकरी साहब इन्होंने गाइडलाइन निकाली। क्या निकाली है? गाइडलाइन निकाली है। क्या गाइडलाइन निकाली है दोस्तों? गाइडलाइन ये निकाली है कि सॉलिड वेस्ट एंड इनर्ट मटेरियल यूज करा जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे बनाने में सॉलिड वेस्ट और इनर्ट मटेरियल का यूज करा जाएगा। किसका यूज करा जाएगा? सॉलिड वेस्ट और इनर्ट मटेरियल का यूज करा जाएगा हाईवे बनाने में। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना, सस्टेनेबल हाईवे, क्योंकि इससे क्या होगा कि सॉलिड वेस्ट रिड्यूस होगा और सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? समझ गए होंगे पूरी तरह आप। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी देखो एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे आया है। क्या आया है? एनुअल सर्वे, जिसमें बोला गया है कि जुलाई 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 3.2%। कितना है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 3.2%। और इसी को देखा जाए तो जून 2024 में भी अनएम्प्लॉयमेंट है 3.2%। मीन्स आप देखिए एक साल के अंदर ना ही अनएम्प्लॉयमेंट में रिड्यूस हुआ है ना ही इंक्रीमेंट हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है कि देखो 3.2% लास्ट ईयर भी था, इस साल भी 3.2% अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमारे इंडिया में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, उतनी की उतनी है 3.2%। क्लियर? तो फैक्ट याद रखना, ये फैक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र अप्रूव 24 प्रपोजल। जैसे आप जानते हो कि महाराष्ट्र के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? इलेक्शन होने वाले हैं और इस इलेक्शन में कई सारे मेजर डिसीजन लेना है। कई सारे मेजर डिसीजन लिए हैं और एकनाथ शिंदे, जैसे आप जानते हो ये है एकनाथ शिंदे और ये सीएम है कहाँ के? महाराष्ट्र के। क्लियर? अब इन्होंने क्या करा है कि एक प्रपोजल दिया है। क्या दिया है? प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। क्या प्रपोजल अप्रूव कर दिया है? तो सबसे पहला अप्रूव करा है कि जो पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा। उसका नाम रख दिया जाएगा महर्षि संत तुकाराम एयरपोर्ट। क्लियर? ये पहला डिसीजन लिया है। देन आफ्टर एक वी कैन से सेटअप न्यू कॉरपोरेशन बनाई जाएगी फॉर ब्राह्मण एंड राजपूत। कौन से ब्राह्मण राजपूत? जो कि वीकर सेक्शन है। वीकर सेक्शन मीन इकोनॉमिकली वीकर ब्राह्मण और राजपूत हैं, उनके लिए कॉरपोरेशन बनाई जाएगी। क्लियर? दूसरा डिसीजन क्या है? पहला डिसीजन है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज कर दिया जाएगा, संत तुकाराम एयरपोर्ट नाम हो जाएगा। क्लियर? दूसरा डिसीजन है कॉरपोरेशन बनाई जाएंगी फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द ब्राह्मण और राजपूत के लिए। क्लियर? देन आफ्टर तीसरा डिसीजन लिया है इन लोगों ने कि दोस्तों जो अजिंक्य रहाणे, आप तो इनको जानते होंगे, टेस्ट में बड़े ही दमदार प्लेयर थे, टेस्ट में ही आते थे ज़्यादातर, वनडे में तो बहुत कम खेले हैं। क्लियर? तो अजिंक्य रहाणे टेस्ट के बहुत बड़े प्लेयर हैं। इन्होंने क्या करा है कि ये डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार से कि हमको 2000 स्क्वायर मीटर लैंड दे दे बांद्रा में। इन बांद्रा क्या है?
ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और इसके लिए अप्रूव कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। 2000 स्क्वायर मीटर लैंड लीज पर दे दिया अजिंक्य रहाणे को टू डेवलप दी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन महाराष्ट्र बांद्रा। क्लियर? क्लियर हो गया। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है, देखो दोस्तों आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर ये बन गए पहले फॉर्मर, ये हरियाणा के सीएम थे, फॉर्मर हरियाणा सीएम। अब ये बन गए मिनिस्ट्री ऑफ पावर को यूनियन मिनिस्टर है। क्लियर? और ये अर्बन अफेयर के भी मिनिस्टर, आई थिंक अर्बन अफेयर के भी मिनिस्टर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी ये होल्ड करे हैं। अब दोस्तों क्या है कि हमारे जितने भी पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट फैसिलिटी हैं, ये वनरेबल हैं, वनरेबल फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। क्लियर? ये वनरेबल फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी। अब दोस्तों साइबर सिक्योरिटी से इन पावर प्लांट को बचाने के लिए एक फैसिलिटी स्टार्ट करी है मनोहर लाल खट्टर ने, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम पावर फैसिलिटी। क्लियर? ये फैसिलिटी स्टार्ट करी है किसने? मनोहर लाल खट्टर, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैं। इन्होंने ये फैसिलिटी स्टार्ट करी है और पावर प्लांट जितने भी हैं उनको साइबर फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी से बचाने के लिए ये टीम बनाई जाएगी, जो कि वीकेंड से रिसर्च करेगी कैसे बचाया जाए साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड से। इसी के साथ 24 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल 25 सितंबर को नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।